पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर पोटेंशियोमीटर को हमें यूज करना है तो हमारे सामने एक बात आती है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक वोल्टमीटर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्लियर? तो इसको एक सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की। मैं एक छोटा सा सिचुएशन लेके चलता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक बैटरी है और इसका ईएमएफ है ई, और इसका ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। मुझे इसमें इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ईएमएफ मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वोल्टमीटर लगा दूंगा। और वोल्टमीटर आपको पता है कि एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो जैसे ही वोल्टमीटर लगाया, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो इसमें करंट फ्लो करता है। और किसी भी बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था, वो था हमारे पास V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है इसका ईएमएफ, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आनी चाहिए वो ये वाली आनी चाहिए जो ईएमएफ की है। तो वो तभी हो सकती है कि जब या तो आई की वैल्यू जीरो हो या आर की वैल्यू जीरो। क्लियर? तो V इज इक्वल टू E, वेयर E इज ईएमएफ, ये तभी पॉसिबल है। हमारे पास सिचुएशन क्या है कि आई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर आई की वैल्यू जीरो होगी तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कैसे आएगी? तो ये अंडरस्टूड है कि जब भी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो कुछ ना कुछ करंट तो इसमें से फ्लो करेगा ही करेगा। और अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इट मीन्स ये है कि ये बैटरी है, इस बैटरी में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। और अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो जो ये रीडिंग आएगी इसके अंदर, वो बैटरी की रीडिंग ना आकर उससे ये जो, तो देयर विल बी सम false reading in it. So in order to calculate the exact reading, correct value of EMF, so हमें एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करे, बैटरी का ईएमएफ भी मेजर करे, और उसमें करंट भी फ्लो ना करे। यानी सर्किट शुड बी ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट में काम करना चाहिए। इस पर्पस को कंप्लीट करता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो तभी काम करती है जब सर्किट ओपन हो जाता है। मींस पोटेंशियोमीटर की रीडिंग तब आएगी जब उसमें आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अदरवाइज पोटेंशियोमीटर की रीडिंग का कोई मतलब नहीं। सो आई कैन राइट पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट रीडिंग ईएमएफ की प्रोवाइड करेगी। चलिए, ये तो सो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस तरीके से एक हमारे पास बैटरी लगी हुई होती है, इसके साथ एक की होती है, और साथ में एक रियोस्टेट लगा हुआ होता है। रियोस्टेट का काम क्या होता है? करंट कंट्रोल करना। ठीक है, रियोस्टेट आरएच, ये हमारे पास E1 कॉल कर लेते हैं। ये है की K1, और ये हमारे पास एक वायर होता है AB। क्लियर? तो क्या होता है, जिस सेल का हमें ईएमएफ, जिस बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, उसको उस पोटेंशियोमीटर में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल और पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइविंग बैटरी होती है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक ही पॉइंट पर कनेक्ट। और इसका जो निगेटिव टर्मिनल होगा वो एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, जॉकी के थ्रू कनेक्ट हो जाता है इस वायर AB पर। ये फ्री हैंड होता है। सो ये एक बेसिक डायग्राम मैंने आपको बना दिया। ये वाली जो बैटरी होती है इसको बोलते हैं हम ड्राइविंग बैटरी।
ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल मतलब वो सेल जो पोटेंशियोमीटर में को चलाता है और जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, उसको हम नीचे लगाते हैं। सपोज दिस इज ई। क्लियर? अच्छा, अब एक बात सोचिए, अभी आप इसको भूल जाइए। तो मान लीजिए जैसे ही हमारे पास ये सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा, ये करंट को कंट्रोल करेगा। ये जो वायर ए बी है, इस ए बी का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इस E1 की वजह से इस वायर ए बी के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो वो करंट ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ए इज एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी इज एट नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर यहां से यहां तक करंट फ्लो करेगा तो इस वायर के अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर यहां से यहां तक की बात करता हूं तो यहां से यहां तक कुछ पोटेंशियल होगा। यहां से यहां तक बात करता हूं तो पोटेंशियल कुछ और होगा। यहां से यहां तक बात करता हूं तो पोटेंशियल कुछ और होगा। और यहां से बी तक बात करता हूं तो वो पोटेंशियल उसके बराबर होगा जो इसकी वजह से इसमें ड्रॉप हुआ। क्लियर? अब सोचो, अगर मैंने ये बैटरी लगा दी यहाँ पे, तो इसका भी तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ पे लूप बन रहा है हमारे पास। ठीक है ना? तो अगर देखिए इसका ईएमएफ ज्यादा होगा और इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी इधर लेके आएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी इधर लेके आएगा, तो जो पावरफुल होगा वो डोमिनेट करेगा। तो मान लीजिए इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस वाले सेक्शन में। मान लीजिए वो पोटेंशियल ड्रॉप वी हो गया। तो अगर इस वी की वैल्यू इससे ज्यादा हुई, तो यानी ये वाला टर्मिनल ये डोमिनेट करेगा, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू वी से ज्यादा हुई तो ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। और अगर ये वी और ई दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू जीरो हो गई। और आई की वैल्यू अगर जीरो हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से जे तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस वायर में, वो ही इसका ईएमएफ है। और मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और उसको इसके इक्वल रखूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करूंगा? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायर ए बी के अंदर पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा, और जितनी लेंथ आएगी उस लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा लेंथ पे हमारे पास नल पॉइंट आएगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे प्रूव करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इफ एल बी द लेंथ ऑफ वायर ए बी एंड रो बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इस रो को यहाँ पे बेटा ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे रो को क्या लिखा है, resistivity. Rho is the resistance per unit length. Clear? Then the resistance of wire AB. तो वायर AB का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे? लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, और इस पूरे के हमारे पास L इंटू रो हो जाएगा। क्लियर बेटा? या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पे जो ड्रॉप हो रहा है, अगर वो हमारे पास K है, तो जितनी लेंथ हमारे पास मेजर हुई उतने में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? ठीक है ना? देखिए, तो ये हमारे पास इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया कितना? L इंटू रो। ओके, अगर इससे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है I और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, तो उस केस में तो मुझे आप बताइए कि रेजिस्टेंस ऑफ, या
potential drop in wire AB कितना हो जाएगा? V is equals to how much? I into resistance of wire AB. वायर AB का रेजिस्टेंस कितना है? L into rho. क्लियर? अब देखो जो I है वो करंट तो फिक्स रहेगा इसके अंदर. I कैसे निकालोगे आप? I जो है वो EMF अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस. I तो हमारे पास फिक्स्ड है, L भी हमारे पास फिक्स्ड है, सॉरी रो भी हमारे पास फिक्स्ड है. तो V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि दिस V इज प्रोपोर्शनल टू L. तो अगर हमारे पास ये वाली जो लेंथ है, अगर वो लेंथ हमारे पास स्मॉल l है, तो मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं k इंटू एल, वेयर k इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन वायर, और इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल इतना है, तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा? k इंटू दिस एल. सो देयरफॉर potential of AJ section, so VAJ will be equals to potential gradient into length of that section. सिंपल. आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये हमारे पास एक तरह से इसका पोटेंशियल प्रिंसिपल हो गया पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट करने. ठीक है. आप इसको दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं. देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है. ठीक है. और V is equals to I into R. So this V can be written as I into rho into L upon A. I is equals to EMF upon total resistance plus internal resistance of cell into rho into L upon A. या इसको मैं ना भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे पास. इसका मतलब ये हुआ कि this V is equals to I rho upon A into L. Since I, rho and A is constant, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो इसका मतलब V is proportional to L. So this V is equals to small k into L. So therefore the K is equals to V upon L. This is called potential gradient. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको समझना है वैसे कीजिए. क्लियर बेटा? तो जितना लेंथ पे नल पॉइंट आएगा उतनी लेंथ को आप पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगी. लेकिन अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. बिना पोटेंशियल ग्रेडियंट के ही हमारा रिजल्ट आएगा. वो कैसे आएगा? जब मैं एप्लीकेशन कराऊंगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. अब देखो, यानी जो हमारे पास जो मेन मोटिव है वो ये है कि वी वांट नल पॉइंट. नल पॉइंट का मतलब जी का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए. तो जहां पर आपको नल पॉइंट मिलेगा बेटा, दैट लेंथ इनटू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट शुड बी द रिजल्ट. अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज ये वायर हमारे पास 1 मीटर का है और यहां पर हमारे पास नल पॉइंट आ रहा है, और इससे अगर मैं 1 mm इधर जाता हूं या 1 mm उधर जाता हूं तो इसकी वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है. कि एक जगह पर वैल्यू आई हमारे पास 0.1,
तो दूसरी जगह पर वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2, और एक बार लेफ्ट साइड में आई, एक बार राइट साइड में, तो इनके बीच में कहीं भी होगा हमारे पास नल पॉइंट। लेकिन क्योंकि वेरिएशन इतना ज्यादा है कि आप वो नल पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हमारा काम क्या होगा कि इस पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाना। सेंसिटिव बनाने का मतलब क्या हुआ कि इस जॉकी में ज्यादा स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने पर इसमें ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे आराम से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट जीरो पोजीशन को ला सकते हो। सो जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस लार्ज डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर दे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे, तो हम कहेंगे वो डिवाइस उतनी ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है। और वो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? वो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना स्मॉल होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो ड्रॉप जितना स्मॉल होगा, उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही बेटर मेजरेबल होगा, यानी वो डिवाइस उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल कैसे करेंगे? आप एल की वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसीलिए जो अच्छे पोटेंशियोमीटर होते हैं उनमें जो वायर की जो लेंथ होती है, वायर ए बी की जो लेंथ, वो हमारे पास 3 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर तक रखी जाती है, सो दैट कि उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए। लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में वेरिएशन आएगा, और जब बार बार उसको यूज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, जो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल, ये आई रो इंटू ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बदल जाएगा, तो यानी के की वैल्यू बदलने लगेगी। इसलिए हम एक लिमिट तक ही इसकी लेंथ को चेंज कर, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ जो कि इज नथिंग, जस्ट ओपन एंड ऑफ अ वायर, जिसको आप कहीं पर भी टच कर सकते हैं ओपन वायर पे। आप एक नॉर्मल वायर लो, उसको थोड़ा सा बैंड कर दो, ठीक है, जैसे आप इस टाइप से जे स्ट्रक्चर बना के बैंड कर दो, और इसको किसी वायर के ऊपर जहां पे भी टच करोगे, सो दिस इज कॉल्ड द जॉकी। Yes, sir. ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 points of potentiometer wire is directly proportional to the distance between the 2 points. Okay. From the next line, potential difference per unit length of wire, bracket में small k, is called potential gradient of wire. So this k is equals to I rho upon A, and this is equals to V upon, clear? यहाँ पे नोट करके लिखेंगे आप, sensitivity of a potentiometer depends on K. Smaller the value of K, greater will be its sensitivity. And this sensitivity can be increased. Sensitivity can be increased by decreasing, sorry,
by increasing the length of wire AB. ठीक है, जनरली 4 to 6 meter length gives better sensitivity. okay? ये जो वायर AB होता है, ये जनरली किस मटेरियल का बनाया जाता है? एलॉय का बनाया जाता है। और ये एलॉय कौन कौन सा होता है? मैग्नीन का यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जो रो की वैल्यू होती है, ये हाई होती है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल अल्फा क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो जो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से इस वायर का जो अल्फा है, जो रेजिस्टेंस है, वो चेंज ना हो, जो रेजिस्टिविटी है वो फर्क ना पड़े। तो उससे क्या होगा कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो लंबे टाइम तक हमारे पास रीडिंग दे सकता है। तो इसलिए हम उसमें प्योर मटेरियल यूज ना करके एलॉय यूज करते हैं। आपको याद होगा मैंने ग्राफ बनाए थे उसके। ठीक है, Yes, sir. और इस बैटरी को मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड द ड्राइविंग बैटरी, दिस इज कॉल्ड द ड्राइविंग सेल और द ड्राइविंग बैटरी। कई बार इसको प्राइमरी सेल भी बोल देते हैं हमारे पास। कुछ जगह पर यहाँ रियोस्टेट की बजाय क्या रखा होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। जरूरी नहीं है हर बार रियोस्टेट ही लगा हो, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होता है। तो ये हमारे पास हो गया ड्राइविंग सेल, और या इसको हम प्राइमरी सेल भी बोल देते हैं। और ये होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। और जो ये वाला सेक्शन होता है, ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट होता है, और ये हमारे पास सेकेंडरी सर्किट होता है। क्लियर? तो हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है। अच्छा, दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जनरली पोटेंशियोमीटर कब काम करेगा? पोटेंशियोमीटर का पर्पस क्या है? पोटेंशियोमीटर का पर्पस है कि इस वायर ए बी में इतना पोटेंशियल तो ड्रॉप हो जितना इसकी सेकेंडरी सेल की वैल्यू हो। अगर ये ड्राइविंग सेल की वैल्यू इस ई से कम हुई तो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इससे कम होगा, तो कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। और नल पॉइंट तभी मिलेगा जब इस ड्राइविंग सेल की वैल्यू सेकेंडरी सेल से ज्यादा हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिख दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो E1 की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन E। अगर नहीं होगा तो पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो सेंसिटिविटी हमने आपको बता दी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। दूसरा, इस सेंसिटिविटी के ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे। कि हमने ये बता दिया कि जो पोटेंशियल सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज तब होगी जब हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सर्किट जो हमने बनाया था, प्राइमरी सर्किट के अंदर जो करंट है वो कम होना चाहिए। अगर प्राइमरी सर्किट के, देखो मैंने जो पैरामीटर लिखा था ये था ना हमारे पास, K इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए। तो करंट की वैल्यू जितनी कम होगी, K की वैल्यू उतनी कम होगी। तो पहली चीज, तो प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट कम होना चाहिए। दूसरी चीज, लेंथ जो होगी हमारे पास वो ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो सेकेंडरी सेल लगा है उस सेकेंडरी सेल का कोई इफेक्ट सेंसिटिविटी पे नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी सेल इज ऑन sensitivity.
प्राइमरी सर्किट पे सेकेंडरी सेल का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको नल पॉइंट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। क्लियर बेटा? अब पोटेंशियोमीटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बेसिक पैरामीटर तो वही हो गया जो हम करने जा रहे हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस होंगे, जैसे एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे एक बार उनको देख लेते हैं। तो किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि कंपेयर कर सकते हैं टू ईएमएफ को, यानी हम E1 अपॉन E2 कैलकुलेट कर सकते हैं दो सेल के लिए। तीसरा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है। फोर्थ, दो रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। किसी सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करंट इन अ गिवन सर्किट। इसके अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे पास इसके एप्लीकेशन है, लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला एक तो किसी सेल का ईएमएफ निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पहले जो तीन हमारे पास है ये हम कर लेंगे, बाकी तीनों तो बिल्कुल सिमिलर हैं, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सर्किट बना देता हूँ। सबसे पहले हमारा काम होगा प्राइमरी सर्किट बनाना। सो लेट दिस वन इज द प्राइमरी सर्किट। ये हमने रियोस्टेट लगा दिया, दिस इज द टर्मिनल बी, दिस इज द टर्मिनल। तो ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट बन गया, ये वो वायर ए बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन दो सेल का ईएमएफ लगाना है उन दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल ए से ही कनेक्ट होंगे, रिमेंबर। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल किससे, सपोज दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, ए से ही कनेक्ट होंगे। और मान लीजिए इसकी कि ये एक पॉइंट ये है और ये हमारे पास यहाँ पे की है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और गैल्वेनोमीटर से हमारे पास एक चौकी चली गई जे। क्लियर बेटा? सबसे पहला काम क्या होगा, हमने सर्किट में इस वाले सेल को सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सपोज दिस वन इज 0.1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3, ये प्लग है हमारे पास। सो इंट्रोड्यूस E1 by joining 1 3। जैसे ही आपने 1 3 को ज्वाइन किया, सपोज जो हमारे पास नल पॉइंट आया, लेट null point is at J1, that is AJ1 is equals to L1। मान लीजिए वो इस पॉइंट पर आया J1 और ये वाली लेंथ कितनी आई, L1 आई। क्लियर? तो इस केस में जो E1 की वैल्यू होगी, E1 इज इक्वल्स टू, तो क्या होता है V हमने अभी कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू V अपॉन L। और V क्या है बेटा, वो पोटेंशियल जो इसके अंदर ड्रॉप हुआ, और वो किसके इक्वल होगा, E1 के। तो E1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। एम आई राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले सेल को सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसको कनेक्ट कर देंगे। नाउ इंट्रोड्यूस E2 by joining 2 3। Let null point
इज एट J2। अब मान लीजिए जो नल पॉइंट आया वो इस टर्मिनल पे आया J2 पे, तो उस केस में दैट इज AJ2 इज इक्वल टू L2। तो इसका मतलब ये हुआ E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़े ना बदलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसकी प्रॉपर्टी है और ये तो बदल ही नहीं रहा हूं मैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। सो दिस E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K2 K कैंसिल, so this E1 upon E2 is equals to L1 upon L2। so मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट मेजर द लेंथ, जितना हमारे पास इनका लेंथ का रेशियो होगा वो ही इनके ईएमएफ का रेशियो होगा। क्लियर हुआ ये? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, किसी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। देखिए फिर हम सर्किट बनाते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी सर्किट है वो क्या है, ये ही है। ए बी। फिर मैंने आपको क्या बोला कि जिस सेल को आपको कैलकुलेट करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए ए के साथ। ठीक है बेटा। अब दूसरा काम क्या है, आप इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें लगा दीजिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक की लगा देते हैं इसके साथ। और ये हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो गया। सर्किट हमारे पास तैयार। ये है की के और उससे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको K1 कॉल करो। देखो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप इसको ओपन रखेंगे। जब आप इसको ओपन रखेंगे तो मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो जब आप इसको ओपन रखेंगे तो अभी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ ये सेल इंट्रोड्यूस हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अब हम नल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो जो नल पॉइंट पर जो बैलेंस आएगा वो इसका ईएमएफ मेजर करेगा, क्योंकि इस टाइम सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसमें से कोई रेजिस्टेंस निकालेंगे, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे और इस की को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही की को प्रेस करेंगे इस सेल की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस में। अब जो बैलेंस होगा वो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मेजर करेगा। तो हमारे पास एक तो क्या आ गया, इसके ईएमएफ की इक्वेशन बनी, एक हमारे पास इसका रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो मैं कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट open key K1 and find null point. This gives EMF of cell. कौन से सेल का, E का। If AJ is L, then this E will be equals to how much? K into L. Call this equation number first. Clear बेटा? दूसरी का, now insert some resistance R from resistance box and press key K1. Now null point will give potential drop across R. So therefore
फॉर ए जे डैश इज इक्वल टू एल डैश, मान लीजिए अब जो रेजिस्टेंस बॉक्स निकालने के बाद वो ए जे डैश पे आया, तो उस केस में जो V हो जाएगा किसमें, R में जो ड्रॉप हुआ है, दैट इज इक्वल टू K इंटू एल डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यूजिंग V is equals to E minus IR, small r is equals to E upon V अभी बता रहा हूं बेटा, E minus V upon 1 into R, दिस इज द रिलेशन। तो आपने अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट से E की वैल्यू निकाली तो K इंटू एल, V की वैल्यू निकाली K इंटू एल डैश माइनस 1, और R is the resistance taken from resistance box, K to K cancel, so this R is equals to L minus L dash upon L into R। तो आपको अगेन सिर्फ लेंथ ही मेजर करनी है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी आपको पता है कितना निकाला, आप सीधा आर निकालो, आपको अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन था हमारे पास कि किसी अननोन सेल का ईएमएफ निकालना, तो अब इसके लिए मुझे अलग से कुछ नहीं करना है, जो हमने कंपैरिजन वाला किया था बेटा, इसमें जो दो सेल है हमारे पास, अगर मुझे E1 अननोन सेल है तो मैं इसके साथ एक नॉन सेल लगा देता हूं जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम क्या है? बात समझ में आया? yes, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ से ही हम किसी अननोन सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दो रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सर्किट में करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होमवर्क क्या है? You have to give 4 differences between potentiometer and voltmeter. You have to give at least 4 differences between potentiometer and voltmeter. कम से कम, वैसे तो मैं 5-6 लिख सकता हूं, लेकिन कम से कम आपको मिनिमम 4 तो आप दीजिए मुझे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम?